हेलो फ्रेंड, कैसे हैं सभी लोग। आई आपके बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए दोस्त, आज हम लोग देखेंगे यहाँ पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी तो हम लोग बाद में देखेंगे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। लेकिन हम लोग आज कि प्रौद्योगिकी के कुछ इसमें इंक्लूड किया जाएगा। इंक्लूड इसलिए कि जो ये प्रौद्योगिकी को तैयार करने के लिए यानी टेक्नोलॉजी को तैयार करने के लिए इस समान जो विज्ञान है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग पढ़ेंगे दोस्त यहाँ पर सामान्य विज्ञान। क्या पढ़ेंगे? सामान्य विज्ञान। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी के बाद में देखा जाएगा। अभी हम लोग विज्ञान यानी सामान्य विज्ञान देखेंगे, ठीक है, जनरल साइंस देखेंगे। तो हम लोग के अब विज्ञान में पढ़ेंगे तो, और यह कोई एक एग्जाम के टारगेट करके नहीं है, ये सभी एग्जाम के लिए है। जहाँ जहाँ ये समान अध्ययन सामान्य विज्ञान पूछा जाता है उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है क्लास। चाहे एसएससी हो, चाहे जेएसएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे बीएसएससी हो, या कोई भी स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी तक के, मैं कहता हूँ कि साइंस जहाँ भी पूछा जाता है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है सेशन। ठीक है दोस्त, तो चलिए बिना देर किए, खास कर या ज़्यादातर यूपीएससी को टारगेट करके मैं बता रहा हूँ। और यूपीएससी के ऐसे हम भी प्रिपरेशन करता हूँ दोस्त। तो बीपीएससी को हम लोग यहाँ पर साइंस के देखेंगे तो हमारे इसके अंतर्गत बहुत सारे एग्जाम आ जाएंगे। हालांकि इंजीनियरिंग जो लेवल जेई वगैरह का पूछा जाता है उसमें थोड़ा डीपली में पूछा जाता है, साइंस फिजिक्स वगैरह। तो हालांकि जीव विज्ञान से तो फंस ही जाएगा सवाल, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री यहाँ पर उतना टफ यूपीएससी में भी नहीं पूछता है। इसलिए सामान्य विज्ञान को हम लोग मद्देनजर काम करेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान में विज्ञान के हालांकि इसे 3 पार्ट होता है दोस्त। एक होता है जीव विज्ञान, एक होता है भौतिक विज्ञान, एक होता है रसायन विज्ञान, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान को, ठीक। सबसे पहले तो जीव विज्ञान में देखेंगे दोस्त सामान्य विज्ञान में यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखे हैं कि सामान्य विज्ञान में पढ़ना पड़ता है जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान। तो जीव विज्ञान के सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि यूपीएससी हो या जेपीएससी या बीपीएससी हो, इसमें 70% लगभग सवाल पूछा जाता है जीव विज्ञान से, ठीक है। तो सबसे पहले जीव विज्ञान हम लोग कोशिका को देखेंगे यानी सेल को देखेंगे, ठीक है। तो सेल में देखेंगे सेल क्या होता है जी। सेल के लिखा होगा जीवन का संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होता है। क्यों होता है संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई? कैसे होता है जी बताइए। संरचनात्मक एवं कार्यात्मक, संरचना का मतलब होता है कि इसका स्ट्रक्चर बनाना, और कार्यात्मक कार्य करना होता है, ठीक है। तो संरचनात्मक का मतलब हो गया कि जैसे हमारा घर क्या होता है, घर बनता है ईटा ईटा से मिल करके, मिलता ना जी। उसी प्रकार से मेरा जो बॉडी है, शरीर है मेरा, तो बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, सेल से मिलकर बना हुआ है, छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो यह बना जो है ना मिल करके बहुत सारे कोशिकाओं से, तो ये संरचना बना रहा है। क्या बना रहा है? संरचना, ठीक है। और कार्यात्मक के मतलब क्या हो गया? कार्यात्मक के मतलब हो गया कि जैसे मेरे देखिए पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज है यानी कि अग्नाशय है, अग्नाशय है तो अग्नाशय में, अग्नाशय को यहाँ पर जो कोशिकाएं हैं, इसमें कोशिकाएं क्या कर रही है भाई? कोशिकाएं यहाँ पर इसमें स्ट्रक्चर भी बनाने का काम कर रहा है, छोटे छोटे मिलकर के, बहुत सारे कोशिकाएं मिलकर के अग्नाशय बना रहा है, ठीक है। अग्नाशय का कोशिका बना रहा है, अग्नाशय जो अंग है उसको बना रहा है बहुत सारे कोशिका मिलकर के। तो उस अग्नाशय को बनाने का काम कर रहा है, यानी कि स्ट्रक्चर भी तैयार कर रहा है। और इसमें क्या कर रहा है कि इससे जो है कि इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है। तो इंसुलिन हार्मोन जो प्रोड्यूस होता है, जो मधुमेह रोग होता है ना, किसके कमी से? इंसुलिन के कमी से होता है। तो इंसुलिन हार्मोन्स भी प्रोड्यूस कर रहा है। तो यानी कहने का मतलब है कि एक कोशिका जो है ऐसा यूनिट है, इकाई है कि यह स्ट्रक्चर भी तैयार कर रहा है यानी संरचना भी बना रहा है, और यह क्या कर रहा है जी? फंक्शन भी कर रहा है यानी कार्य भी कर रहा है। इसीलिए कोशिका को बोला जाता है संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई। इकाई का मतलब एक यूनिट, ठीक है। बहुत सारे यूनिट मिल करके एक अंग का निर्माण करता है, ठीक है।
चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। कार्यात्मक यहाँ देख लिए हम लोग फटाफट से एक बार। कार्यात्मक क्या होता है यहाँ पर पढ़िए। जब शरीर के कोई अंग की कोशिका मिलकर एक निश्चित कार्य करती है तो वह कार्यात्मक इकाई कहलाएगा। कोशिका किसी भी जीव की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है, क्योंकि किसी भी जीव के शरीर का निर्माण कोशिकाओं से ही होता है। यह कोशिकाएं जब मिलकर कार्य करती है तभी जीव का शरीर कार्य करता है। समझे ना, अभी पीछे हम बता चुके ना आप लोग के कि कोशिका क्या करता है, संरचना ही बनाता है और कार्य भी करता है, इसलिए संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई बोला जाता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर मेरा राइटिंग पर मत ध्यान दीजिएगा। ये मेरा जो नोट्स है यहाँ पर खुद का नोट्स बनाया हूँ, इन नोट्स पर आप लोग राइटिंग में मत ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसलिए कि नोट्स बनाते समय भाई यहाँ पर बहुत टाइम मेंटेन करते हुए यहाँ पर लिखना पड़ता है और किताब से उतारना पड़ता है। किताब से क्या चीज़ हमको छानना है, क्या चीज़ पढ़ना है, क्या छोड़ना है। ठीक है, तो उस चीज़ को फास्ट लिखना पड़ता है, इसलिए मेरा राइटिंग थोड़ा सा यहाँ पर ख़राब हो गया है। तो आप लोग इस पर मत जाइएगा, फोकस रखिएगा यहाँ पर, फोकस टॉपिक पढ़िएगा। ठीक है, देखिए फिर कोशिका को हम लोग बांटेंगे दो भागों में। कोशिका को दो भाग में बांटेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, एक यूकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होते हैं जैसे जीवाणु हो गए, बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक ऐसी कोशिकाएं जिसका केंद्रक स्पष्ट नहीं होता, अर्थात केंद्र के चारों तरफ केंद्रक भीति नहीं पाया जाता, अर्थात अनुवांशिक पदार्थ जीव द्रव्य में क्या होते हैं, जीव द्रव्य में मतलब उसके तैरते रहते हैं। जैसे देखिए जीवाणु है, ठीक है, तो इसको अनुवांशिक पदार्थ जो है ना, डीएनए। अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, डीएनए होता है, डीएनए होता है। आप लोग बताइएगा फुल फॉर्म इसका, आरएनए होता है। ये क्या है, अनुवांशिक पदार्थ है। तो इसका अनुवांशिक पदार्थ देखिए यहाँ पर तैरते रहता है, कहाँ पे, तो इसका जीव द्रव्य में, कहाँ जी, जीव द्रव्य में जीव द्रव्य में तैरते रहता है। इसका कोई ऊपर से मतलब सेल मेम्ब्रेन्स नहीं होता है, सेल वॉल नहीं होता है इस प्रकार से। ठीक है, चलिए हम लोग देख लिए प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। अच्छा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या क्या होते हैं जी, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं में क्या कहते हैं, जैसे जीवाणु हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए जिसको नील हरी शैवाल भी बोलते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे यूकैरियोटिक कोशिकाएं को देखेंगे। यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होता है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो हम लोग की कोशिकाएं हो गई, इंसानों की हो गए, जानवरों की हो गए, पेड़ पौधों की, ये सब यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक मतलब कोशिकाएं हो गए। ठीक है, यह वो कोशिकाएं होती हैं जिसके अंदर केंद्रक एक भित्ति अथवा झिल्ली द्वारा घिरा होता है। हालांकि पेड़ पौधा में भित्ति होता है ऊपर से, पेड़ पौधा ऊपर से क्या होता है जी, भित्ति होता है, ऊपर से एक भित्ति होता है। लेकिन इंसानों में क्या होता है, जीव में होता है, जो सर्वाइव करते हैं, जो चलते फिरते हैं, वो जीव में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, और पेड़ पौधा में सेल मेम्ब्रेन भी होता है, कोशिका भित्ति भी होता है। ठीक है, तो अथवा झिल्ली द्वारा घिरा होता है, तथा अनुवांशिक पदार्थ आरएनए और डीएनए, यानी कि डीएनए और आरएनए केंद्र में पाए जाते हैं। डीएनए और आरएनए कहाँ पाए जाते हैं जी, केंद्र में पाए जाते हैं। डीएनए और आरएनए कहाँ पाए जाते हैं, केंद्र में पाए जाते हैं, केंद्रक में। ठीक है, अर्थात केंद्रक पूर्ण रूप से निर्मित होता है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं, यानी कि इसका जो वेल डेवलप होता है एकदम, इसका जो केंद्रक है पूर्ण रूप से डेवलप होता है, टूटा फूटा नहीं होता है। ये जो केंद्रक है ना मेरे भाई, ये एकदम वेल डेवलप होता है, अच्छा से विकसित होता है। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में ये जो केंद्रक है ये टूटा फूटा ऐसे रहेगा। ठीक है, ऐसे। ठीक है, चलिए जैसे में इसमें क्या हो गया जी, जंतुओं की कोशिकाएं, पौधे की कोशिकाएं, क्या है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे थोड़ा सा, यहाँ पर देखिए कोशिका के स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ठीक है, ये केंद्रक है। ठीक, अभी ऊपर से क्या हो गया जी, कोशिका भित्ति। क्या है, कोशिका भित्ति। देखिए यहाँ पर कोशिका भित्ति केवल कुछ में कोशिका भित्ति जो हम लोग जंतु हैं, पशु हो गए या हम लोग या मानव हो गए, इस सब में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली पाया जाता है। और इसके देखिए अंदर जो यहाँ पर देखिए क्लियर है, ये कोशिका झिल्ली है। तो देखिए यह जो पौधे में पाया जाता है, कोशिका भित्ति कुछ में पाया जाएगा जी, पौधा में पाया जाएगा, जीवाणु में पाया जाएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाएगा। ठीक है,
कहीं कहीं कोई किताब में केवल खाली पौधों में दे देता है, बाकी जीवाणु और ब्लू ग्रीन एल्गी को नहीं देता है, कवक में ही पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब कोशिका झिल्ली देखिए जंतु में भी पाया जाता है और पौधा में भी पाया जाता है। ठीक है, कोशिका भित्ति का कार्य क्या होता है? कार्य केवल पौधों, जीवाणुओं, ब्लू ग्रीन एल्गी, कवक के शरीर के रक्षा करता है। क्या करता है जी? ये जो पौधा हो गया, जीवाणु हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, कवक हो गया, ये सबको खाली क्या करता है? रक्षा करता है शरीर के। ठीक है, और इसका कुछ फंक्शन नहीं है कोशिका भित्ति के वॉल का। ठीक है, कोशिका भित्ति सेलुलोज से बना होता है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा भाई, कोशिका भित्ति को चीज बना होता है, सेलुलोज से बना होता है। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। जो कार्बोहाइड्रेट से बना होता है, कोई चीज बना होता है कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट का फुल फॉर्म क्या होता है? C6H12O6 सॉरी, यहाँ पर O6। एक ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट होता है ना। हम लोग की बॉडी में भी ग्लूकोज जब कार्बोहाइड्रेट नहीं रहेगा तो भाई एनर्जी कैसे मिलेगा? ATP के रूप में। चलिए यही टूटता है तो हम लोग की बॉडी में ऊर्जा का निर्माण करता है ना। ऑक्सीजन जब सांस लेता है, आगे बताएंगे इसका प्रक्रिया हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया जब पढ़ेंगे उसके बाद। तो यहाँ पर पौधे की कोशिका भित्ति को जी सेलुलोज से बना होता है। जीवाणु की कोशिका भित्ति को से बना होता है जी पेप्टिडोग्लाइकन से। जीवाणु की कोशिका भित्ति को से बना होता है पेप्टिडोग्लाइकन से। कवक का कोशिका भित्ति काइटिन से बना होता है। कसे कवक, कसे काइटिन। नील हरित शैवाल को से बना होता है जी ग्लाइकोप्रोटीन। अब इसको याद कैसे रखा जाए? सबसे मेन चीज है खाली इसको पढ़ा देना जरूरी नहीं यार, याद रखना बहुत जरूरी है। तो पौधों की कोशिका भित्ति तो सबको ये बात है कि पौधों से ही साल बनाने के लिए क्या निकलता है? रस्सी निकलता है ना जी। तो इसी साल से साल हो गया, सेलुलोज हो गया। जीवाणु पेप्टिडोग्लाइकन। तो जीवाणु के कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है। कवक कसे काइटिन। ठीक है, यहाँ चिटिन मत पढ़िएगा, इसको काइटिन पढ़ा जाएगा। नील हरित शैवाल, यानी कि नील हरित शैवाल पर शैवाल कैसा होता है? देखो ना, नदी उदी में शैवाल गलल टाइप पर रहता है, गला हुआ रहता है कि नहीं गला हुआ? तो ग से गला हुआ, ग से ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, याद रखिए। चलिए कोशिका झिल्ली। ठीक है, यह चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली क्या होती है जी? यह चयनात्मक पारगम्य झिल्ली के मतलब होता है, मेरे दोस्त को बताता हूँ। ये देखिए, यह कोशिका झिल्ली होता ना है, यह क्या होता है? झिल्ली होता है। ठीक है, कोशिका झिल्ली होता ना है, ये क्या करेगा कि जो आवश्यक पदार्थ है ना उसको बाहर से आने देगा। ठीक है, जो लेकिन अनावश्यक पदार्थ को आने से यह रोकेगा। आवश्यक पदार्थ को आने देगा, लेकिन आवश्यक पदार्थ को आने देगा बाहर से अंदर, और अनावश्यक पदार्थ को आने से यह रोकेगा। ठीक है, और यह क्या करता है? अनावश्यक पदार्थ को बाहर जाने भी देता है। इसीलिए इसको बोलते हैं चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। समझ गई नहीं? तो इसको एक बार पढ़ देते हैं फटाफट से। यह चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है, यह रक्षा का कार्य करती है भाई। समझ गए ना? जैसे कोरोना वायरस था, तो कोरोना वायरस को भी रोकने का काम कर रहा था, लेकिन इतने स्ट्रॉन्ग उसका कोशिका भित्ति था, सेल वॉल था, उसका कोशिका भित्ति था कि इसको भाई कुछ मतलब इसका नहीं मिल पाया, और उसको कमजोर करके और बॉडी को यहाँ पर संक्रमित करने का काम किया। यह पौधों में भी होता है। चयनात्मक पारगम्य झिल्ली पौधों में भी होता है। ठीक है, यह चयनात्मक पारगम्य होने की वजह से यह आवश्यक पदार्थों को अंदर आने देती है तथा अनावश्यक पदार्थों को अंदर आने से रोक देती है। ठीक है, अर्थात कोशिका झिल्ली बाह्य वातावरण से पदार्थों के लेन देन में कोशिका में मदद करती है। समझिए कि नहीं? इसीलिए इसको क्या बोलते हैं जी? चयनात्मक पारगम्य झिल्ली बोलते हैं। ठीक है, किसको बोलते हैं जी? तो कोशिका झिल्ली को बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, और हम लोग तुरंत ही इसका MCQ करेंगे। MCQ तुरंत करेंगे ताकि तत्कालीन करने से क्या होता है कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको सवाल फटाफट हम लोग देख लेते हैं। यह देखिए, आप लोग पीछे बता चुके हैं, देखिएगा सवाल।
कैसे पकड़ा कैसे, पीछे जो हम अभी चैप्टर बताए उसके ऊपर सवाल कैसे पकड़ेगा। यहाँ पर प्रोकैरियोटिक कोशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या बताए थे जी, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका बताए थे कि उसका केंद्रक भित्ति मजबूत नहीं होता है। हम क्या बताए थे जी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक भित्ति नहीं होता है, उसका डीएनए और आरएनए क्या होता है जी, चारों तरफ उसका फैला हुआ रहता है, यानी केंद्रक में नहीं रहता है, केंद्रक उसका जीव द्रव्य में तैरते रहता है। तो देखिए इसमें केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक भित्ति अभाव पाया जाता है, केंद्रक भित्ति का अभाव पाया जाता है। जीवाणु एवं पौधों की कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है। क्या जीवाणु पौधों की कोशिकाएं को हम बताए थे, पौधा कोशिका तो जीवाणु के तो है ही, लेकिन पौधों की कोशिकाएं क्या प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं है, बताइए। तो हमको यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, इसमें केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक भित्ति का अभाव पाया जाता है, बात सही है, ठीक है। लेकिन यह कथन जो है ना बिल्कुल के बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ जीवाणु की कोशिकाओं में यहाँ पर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, लेकिन पौधे की कोशिकाएं क्या है, प्रोकैरियोटिक नहीं, पौधे की कोशिकाएं क्या है जी, यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। इसलिए केवल कथन एक सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है, जीवाणु में भी बताए थे। अच्छा यहाँ थोड़ा सा जीवाणु बोला था जी, वो साला उसके पास नहीं जाता है, वो साला पढ़ी तो मेरी थोड़ा सा दोस्त यहाँ पर हाँ यहाँ पर सवाल में जीवाणु एवं पौधे की कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं का उदाहरण हैं। नहीं यार, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं का उदाहरण है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो केवल इसमें क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। निम्नलिखित में से किस में कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो जीवाणु में भी पाया जाता है, पौधों में भी पाया जाता है, कवक में भी, लेकिन जंतु में तो नहीं पाया जाता है। तो कौन कौन हो जाएगा जी, 1 2 3, कौन ऑप्शन में दिखा जा रहा है, 1 2 3, कौन में 1 2 3, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कोशिका भित्ति, जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है मेरे दोस्त, सॉरी। आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। देखिए सेल्यूलोज पौधे की कोशिका भित्ति का निर्माण करता है, इसमें मुख्यतः होता है, बताइए सेल्यूलोज, सेल्यूलोज में क्या होता है, हम बताए थे, क्या बताए थे C6H12, याद है ना, C6H12O6 बताया था ना, क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, सब बता चुके हैं पीछे। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यूकैरियोटिक कोशिका में क्या बताए थे हम, बताइए जल्दी जल्दी। इस प्रकार की कोशिकाओं में केंद्रक एक भित्ति झिल्ली द्वारा घिरा होता है। इस प्रकार की कोशिकाओं में केंद्रक एक भित्ति या झिल्ली द्वारा घिरा होता है। अनुवांशिक पदार्थ जीव द्रव्य में पाए जाते हैं, अनुवांशिक पदार्थ जीव द्रव्य में पाए जाते हैं। नीलहरित शैवाल एवं जीवाणु यूकैरियोटिक कोशिकाएं का उदाहरण है। ये तो सही लग रहा है कि नीलहरित शैवाल और जीवाणु यूकैरियोटिक कोशिकाएं का उदाहरण है, क्या यह सही है, नहीं भाई, यह जो है ना यह प्रोकैरियोटिक का उदाहरण है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक का उदाहरण है यह, ठीक। इस प्रकार की कोशिकाओं में केंद्रक एक भित्ति या झिल्ली द्वारा घिरा होता है, किसको बारे में बोल रहा है, यूकैरियोटिक के द्वारा। अनुवांशिक पदार्थ जीव द्रव्य में पाए जाते हैं, नहीं यार, जीव द्रव्य में नहीं पाए जाते हैं, केंद्रक में पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं की अगर बात किया है तो केंद्रक में पाए जाते हैं, तो यह कथन गलती है। नीलहरित शैवाल जीवाणु की कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं यार, यह प्रोकैरियोटिक का उदाहरण है, तो न तो 1 और न ही 2, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इस प्रकार से सवाल पकड़ना है। अब इस सवाल दोस्त देखिए
आप स्टेटमेंट दे के क्वेश्चन पूछा हो, अगर ऐसा सवाल कर लेते हैं ना तो आपको साइंस में कभी दिक्कत नहीं होगा। इसलिए वन लाइनर क्वेश्चन नहीं है। देखिए ये वन लाइनर क्वेश्चन था, यहाँ पर देखिए ये वन लाइनर क्वेश्चन था, इसको तो फट से ना बना देगा। लेकिन स्टेटमेंट बेस्ड वाला क्वेश्चन जो होता है ना, अच्छे अच्छे जो प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट होते हैं उनके हवा खराब हो जाता है दोस्त। तो इस प्रकार से आज हम लोग देखें यहाँ पर साइंस का कोशिका के बारे में देखें। अभी निरंतर क्लास चलते रहेगा, लगभग आप मेरे साथ 30 दिन आप लोग टिके रहिए, इसके बाद पता चल जाएगा कि साइंस में क्या आपका लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्त, तो रिपीट करते रहेगा, इसको बढ़िया से पढ़ते रहेगा। धन्यवाद।